हेलो क्लास 10th, वेलकम टू लर्न विद जेनिथ गुरु। कैसे हैं आप लोग? आई होप आपने 9th का एग्जाम बहुत अच्छे से दिया होगा और अब आप आ गए हैं 10th क्लास में। तो आज से हम 10th की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं हूं निकी पंडित और मैं आपको पढ़ाऊंगी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी केमिस्ट्री में टोटल कितने चैप्टर हैं, उन सब चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपके कौन कौन से बेसिक्स हैं जो क्लियर होने चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर बता देती हूँ कौन कौन से हैं आपके जो आपको 10th क्लास में पढ़ना है। सबसे पहला है आपका चैप्टर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, इसमें आप जो 9th क्लास में आपने सारे एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था, उनके सिंबल्स, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे वापस से देखने के लिए आएंगी। यहाँ पे आपको रिएक्शंस को बैलेंस करना है, तो वो हम सीखेंगे फर्स्ट चैप्टर में। सेकेंड चैप्टर है आपका एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड बेस से आप बहुत फेमिलियर होंगे, ऑलरेडी आप पहले पढ़ के आ चुके हैं छोटी क्लास में, तो ये भी वैसे ही आपको यहाँ पे भी पढ़ना है। हल्का सा थोड़ा सा आगे एडवांस हम देखेंगे, इसमें एक्सेप्शंस वगैरह होंगे। ठीक है, इसके बाद है चैप्टर थर्ड, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस चैप्टर के बारे में भी आप अवेयर हैं। ठीक है, लेकिन जो फोर्थ चैप्टर आता है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन आपने पहले सुना हुआ है। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वो एकदम ही नया है। यहाँ पे आप बहुत सारी नई नई चीजें सीखेंगे। यहाँ से आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक स्टार्ट होगा। ठीक है, जो कि 11th 12th में आगे कंटिन्यू करोगे आप लोग, तो इस चैप्टर पे ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, बाकी स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास पूरी बेसिक रहेगी। आप लोग ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हो, सिर्फ रिवीजन करेंगे आज की क्लास में और नेक्स्ट क्लास से आपका चैप्टर 1 स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? सबसे पहले है आपका टॉपिक एलिमेंट्स। अब क्योंकि हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वहां पे हमें बैलेंसिंग करनी है। अगर मैं कहीं लिख देती हूँ बेरियम, तो बेरियम का सिंबल क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। जब आप सिंबल लिखोगे उसके बाद ही तो बैलेंस कर पाओगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या एलिमेंट्स पता होने चाहिए। अभी तो आज की क्लास में टोटल 20 एलिमेंट्स हम करेंगे। ठीक है, उनकी वैलेंसीज भी निकाल लेंगे, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर और उसके सिंबल्स, ये सारी चीजें देखेंगे। बाकी कुछ जो एडवांस है, जो 9th क्लास में नहीं था, उसके भी सिंबल्स हम देखेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ सिंबल्स की जरूरत है बैलेंस करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे 1 to 20 एलिमेंट्स लिख लेते हैं नंबर वाइज। तो फर्स्ट नंबर पे आता है आपका हाइड्रोजन, सेकंड है हीलियम, थर्ड लिथियम, फोर्थ है बेरिलियम, फिफ्थ है बोरोन, सिक्स्थ कार्बन। ये सारी चीजें आप ऑलरेडी 9th क्लास में सीख कर आ चुके हो। सेवेंथ नाइट्रोजन, 8th नंबर पे आता है ऑक्सीजन, 9th नंबर पे आता है फ्लोरीन, 10th है नियोन, 11th सोडियम, 12th नंबर पे आता है मैग्नीशियम, 13th नंबर पे है एल्यूमिनियम, 14th सिलिकॉन, 15th है फास्फोरस, 16th है सल्फर। SULPHUR भी लिखा जाता है और SULFUR भी लिखा जाता है। ठीक है, 17th है क्लोरीन, 18th आर्गन, 19th पोटेशियम एंड लास्ट 20 है कैल्शियम। ठीक है, इतने ही पढ़े थे आपने 9th क्लास में।
मैंने नंबर वाइज लिखा है तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर का आपको अलग से देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब लिखेंगे हम इनके सिंबल्स, क्योंकि सिंबल 10th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। सिंबल लिखते हैं हाइड्रोजन का H, हीलियम He, लिथियम Li, बेरिलियम Be, बोरोन का होता है B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, नियॉन Ne। यहाँ पे सोडियम का है Na, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, सिलिकॉन Si, फास्फोरस P, सल्फर S, क्लोरीन Cl, आर्गन Ar, पोटेशियम K एंड कैल्शियम Ca। ठीक है, 20 एलिमेंट्स लिख लिए विद देयर सिंबल्स। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो इसमें क्या है, 20 से आगे के एलिमेंट्स हैं जिनका सिर्फ आपको सिंबल पता होना चाहिए। जो हमने ऑलरेडी कर लिया उस पर थोड़ा कम फोकस करेंगे, जैसे कि एल्यूमिनियम, अभी हमने एल्यूमिनियम का देख लिया है। आर्गन भी हो गया, बेरियम हमने नहीं देखा था, ठीक है। तो आपको सिर्फ यहाँ पे बेरियम का सिंबल पता होना चाहिए। तो बेरियम का सिंबल है Ba। हमने बोरोन कर लिया है। ब्रोमीन, ब्रोमीन का सिंबल होता है Br। फिर है कैल्शियम हमने कर लिया, कार्बन कर लिया, क्लोरीन कर लिया। अब आता है कोबाल्ट, कोबाल्ट का सिंबल होता है CO। ये टेबल आपकी 9th की बुक से ली गई है, ठीक है। उसके बाद है कॉपर, कॉपर भी अभी हमने नहीं देखा, तो कॉपर का होता है Cu। फ्लोरीन हमने कर लिया है। गोल्ड, गोल्ड का है Au। हाइड्रोजन हो गया, आयोडीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं I से, ठीक है। उसके बाद आयरन का होता है Fe। लेड Pb, हमने मैग्नीशियम देख लिया है और नियोन भी हमने कर लिया। इसके बाद है नाइट्रोजन, आपको पता है, ऑक्सीजन, पोटेशियम, सिलिकॉन, सिल्वर, सिल्वर अभी हमने नहीं किया था, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया सिल्वर का Ag। सोडियम हो चुका है, सल्फर हो चुका है, यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। यूरेनियम का U होता है और जिंक का Zn। तो जिसपे मैंने ये बॉक्स बनाया है, ये आपने अभी जो 20 एलिमेंट्स हमने किए थे उसमें वो नहीं थे, क्योंकि ये हायर एलिमेंट है, 20 के ऊपर वाले आते हैं, तो ज्यादा इनके नंबर और मास लर्न करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको सिंबल पता होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मास नंबर, ठीक है। जो भी अभी हमने 20 एलिमेंट्स देखे हैं, अब उनका मास पता होना चाहिए आपको, सिर्फ 20 तक, उससे ज्यादा का नहीं, ठीक है। तो मास कैसे लर्न करेंगे, रटाफिकेशन नहीं करना है, आपको एक ट्रिक बताऊंगी। 1 से लेकर 20 एलिमेंट तक का मास कैसे निकालते हैं। उसमें 2-4 होंगे जो फॉलो नहीं करेंगे, वो भी मैं आपको बता दूंगी कि कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो इस ट्रिक को फॉलो नहीं करेंगे। सबसे पहले आता है, अगर इवन नंबर है, अगर आपका जो एटॉमिक नंबर है वो इवन है, इवन कैसे, जैसे सेकंड पे आ रहा है, 4 पे है, 6 है, 8 है, अगर ये इसका एटॉमिक नंबर है तो उसका एटॉमिक मास कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए जो ट्रिक है वो है 2 इंटू एटॉमिक नंबर, ठीक है। ये है फॉर्मूला 2 इंटू एटॉमिक नंबर फॉर इवन, ठीक है, फॉर इवन के लिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। अब इसका मास निकालना है मुझे, तो क्या करूंगी, 2 इंटू एटॉमिक नंबर की जगह लिखूंगी 8 और आ जाएगा मेरा 16। तो जो ऑक्सीजन का मास होता है वो होता है 16, ठीक है। अब नेक्स्ट है, अगर हमारा एटॉमिक नंबर इवन हुआ, अगर एटॉमिक नंबर इवन हुआ तो क्या ट्रिक रहेगी, तब आपकी ट्रिक होगी 2 इंटू एटॉमिक नंबर प्लस 1। तब आप ये वाला ट्रिक यूज करेंगे, 2 इंटू एटॉमिक नंबर प्लस 1। इसके लिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है सोडियम,
सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। अब 11 एटॉमिक नंबर से हम इसका मास फाइंड आउट करते हैं। तो देखो 2 इंटू 11 प्लस 1, सो 11 इंटू 2 22 प्लस 1 इज इक्वल टू 23। तो जो सोडियम का मास होता है वो होता है 23। ठीक है, आप इवन और ऑड के लिए ट्रिक लगा सकते हो और 1 से लेकर 20 तक किसी का भी एटॉमिक मास फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इस ट्रिक को फॉलो नहीं करते हैं, जैसे कि बेरिलियम हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ जो ट्रिक को फॉलो नहीं करते हैं। सबसे पहले है बेरिलियम। अब देखो बेरिलियम कितने नंबर पे आता है? 4 नंबर पे आता है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4। तो उस हिसाब से ये क्या हुआ? इवन है। इवन में क्या करते हैं? सिर्फ 2 की मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 4 इंटू 2 हो जाएगा 8। लेकिन जो बेरिलियम है उसका मास होता है 9, तो ये इस ट्रिक को फॉलो नहीं करता है। सेम आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। ठीक है, 7 की ट्रिक के हिसाब से क्या होगा? 2 इंटू 7 प्लस 1 यानी कि 15, बट इसका जो एटॉमिक मास होता है वो होगा 14। ओके, तो ये भी उस ट्रिक को फॉलो नहीं करता है। इसके बाद आता है क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। तो यानी कि ये क्या है? ये एक ऑड नंबर है, तो ऑड में क्या करेंगे? 17 इंटू 2 हमारा हो जाएगा 34। 34 प्लस 1 35, बट क्लोरीन का जो मास होता है वो 35.5 होता है। ऐसे ही आर्गन। आर्गन आता है 18 नंबर पे। तो ये क्या है? एक इवन नंबर है, 2 से इसकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 36 आना चाहिए। ठीक है, बट इसका जो मास होता है वो 40 होता है। ओके, आप 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़कर आ चुके होंगे। आर्गन का जो एटॉमिक मास होता है वो 40 होता है। तो 1 से लेकर 20 तक में ये जो 4 एलिमेंट है ये इस ट्रिक को फॉलो नहीं करते हैं, तो इनको आपको एज इट इज लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने सीख लिया है कि कैसे एटॉमिक मास निकालेंगे 1 से लेकर 20 तक का, और कौन से ऐसे एलिमेंट है जो इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट है हमारा वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट और एटम। एक एटम की या फिर एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है, उसी को हम वैलेंसी बोलते हैं। या फिर आप क्या बोल सकते हो वैलेंसी के लिए, कि एक एटम में लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, या फिर उस लास्ट शेल को स्टेबल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, उसको हम कहते हैं वैलेंसी। फॉर एग्जाम्पल एक एलिमेंट लेती हूं मैं, सोडियम। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। मुझे इसकी वैलेंसी निकालनी है। वैलेंसी निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा इसका कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा? के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है, फिर एल में, फिर एम में, फिर एन में। तो जो लास्ट शेल बचेगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, या तो कितने इलेक्ट्रॉन्स वहां से लूज होंगे या तो कितने इलेक्ट्रॉन्स वो गेन करेगा, इसी को हम बोलते हैं वैलेंसी। इसका कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन है 11। ठीक है, तो हम के एलिमेंट शेल बनाएंगे। सेंटर पे आपका न्यूक्लियस होता है, ये वाला है के शेल, एल शेल और ये एम शेल। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। देखो फर्स्ट में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर सकते हैं। टोटल हमें 11 इलेक्ट्रॉन फिल करना है। फर्स्ट वाले में हमने 2 फिल कर दिया। ठीक है, सेकेंड वाले में टेंडेंसी होगी 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने की। 1 2 3 4 5 6 7 8। सेकेंड में हमने 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे? ओनली 1। तो लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मैंने फिल कर दिया। अब देखो ये जो लास्ट शेल है ये क्या कर रहा है? इस पूरे एटम को अनस्टेबल कर रहा है। अगर वो लास्ट शेल, वो लास्ट इलेक्ट्रॉन इस शेल से निकल के चला जाए तो ये वाला जो एटम क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें लास्ट शेल में पूरे उसके 8 इलेक्ट्रॉन हमें फिल करने हैं। अगर डुप्लेट है तो 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, ऑक्टेट है तो 8 इलेक्ट्रॉन फिल करना होता है फॉर स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन इस शेल को अगर छोड़ के चला जाता है तो ये एटम क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा, है ना। तो इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो एक इलेक्ट्रॉन ये अपने शेल से निकाल दे, या तो स्टेबिलिटी के लिए कहीं से ये 7 इलेक्ट्रॉन्स ले ले।
तो 7 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए इसे बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, जो कि ये नहीं कर पाएगा। इसके न्यूक्लियस के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो एक साथ 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सके। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। या तो इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा हो या तो गेन हो रहा हो, दोनों ही वैलेंसी होती है। तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, ओनली 1। और लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक है। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। तो ऐसे हम वैलेंसी फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन देखा है। अब हम देखते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो भी वैलेंसी होती है कि नहीं। इसका एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम, क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, यानी कि इसके पास टोटल 17 इलेक्ट्रॉन है। शेल बनाएंगे हम, तो क्या होगा, फर्स्ट शेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2। फर्स्ट में हमने कर दिए 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 हमने कर दिया। टोटल अभी तक हमने 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए हैं शेल में। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, 7 इलेक्ट्रॉन बचा है। इस लास्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो, इसे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, एक इलेक्ट्रॉन की। या तो ये एक इलेक्ट्रॉन दे दे, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन ले ले कहीं से, या तो फिर 7 इलेक्ट्रॉन्स दे दे। अब ये क्या कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन लेना इसके लिए बहुत इजी हो जाएगा, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन्स किसी को देना उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायर्ड है। तो ये क्या करेगा, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन कहीं से लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसने कहीं से एक इलेक्ट्रॉन लिया स्टेबिलिटी के लिए, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, इसकी वैलेंसी भी हो जाएगी 1। चार्ज के बारे में पढ़ेंगे हम आयंस में इसी क्लास में, पर आगे अभी सिर्फ आप वैलेंसी देखो। वैलेंसी में कोई प्लस कोई माइनस नहीं होता, चार्ज में होता है प्लस या फिर माइनस। अभी इतना ध्यान दो, या तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है शेल में से या तो इलेक्ट्रॉन आ रहा है शेल में, दोनों ही वैलेंसी है। ठीक है, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, या तो वो कर लो या तो 8 में से माइनस कर दो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो दोनों ही वैलेंसी होती है। तो इसकी वैलेंसी हमारी 1 है, इसकी भी वैलेंसी हमारी 1 है। ऐसे ही हम दूसरे का भी कर सकते हैं, जैसे मैंने ले लिया मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आएगा, और थर्ड शेल में कितने बच गए, अब 2 बच गया। अब देखो थर्ड शेल में, यानी कि उसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कहीं से 6 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब 6 इलेक्ट्रॉन लेकर आना या फिर 2 इलेक्ट्रॉन दे देना, जिसमें कम एनर्जी लगेगी ये उसको फॉलो करेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन देने में इसे कम एनर्जी लगेगी। ठीक है, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन कर देंगे डोनेट। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2। ऐसे हम वैलेंसीज फाइंड आउट कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन से। ओके, नेक्स्ट है हमारा लुईस स्ट्रक्चर। लुईस स्ट्रक्चर क्या होता है, अभी आपने वैलेंसी निकालना सीखा। लुईस स्ट्रक्चर का मतलब है आप एलिमेंट लिखो और लास्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसका रिप्रेजेंटेशन करना ही लुईस स्ट्रक्चर होता है। 10th में अभी आपका इतना ही है, बाकी आप अच्छे से पढ़ेंगे इसको 11th क्लास में। ठीक है, 11th क्लास का 4th चैप्टर है आपका, उसमें आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे लुईस स्ट्रक्चर को। देखो कैसे, जैसे मैंने लिखा है क्लोरीन। अब क्लोरीन के लास्ट शेल में अभी हमने देखा था कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, पहले में 2 होगा, 8 एंड 7। तो ये जो 7 है ये है लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन। तो हमें यहाँ पे लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना होता है, वही है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो कैसे करेंगे, 7 है तो 1 2 3 4 5 6 7, ये मैंने इसका रिप्रेजेंटेशन कर दिया, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना दिया। वैसे ही सोडियम का ले लिया अगर हम, तो Na। सोडियम के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 8 1। तो लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ 1। ओके, ऐसे ही अगर मैं मैग्नीशियम का करूं, तो मैग्नीशियम का कितना था 2 8 2।
तो लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2। नाइट्रोजन का कर लेते हैं, नाइट्रोजन का होता है 2 and 5, तो लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो ऐसे हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड आउट करते हैं? अगर आपको एटॉमिक मास अच्छे से पता है तो आप मॉलिक्यूलर मास बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, देखते हैं कैसे। एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल जैसे मैंने ले लिया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें आपको ऑक्सीजन का मास पता होना चाहिए, सोडियम का मास पता होना चाहिए एंड हाइड्रोजन का मास पता होना चाहिए, और हर एक एलिमेंट का मास लिखने के बाद हम प्लस का साइन लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम का होता है मास 23, फिर आएगा बीच में प्लस का साइन, ऑक्सीजन का मास होता है 16, फिर प्लस का साइन, और हाइड्रोजन का मास होता है 1। तो टोटल जब हम ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 40U। तो यहाँ से हमने NaOH का मास फाइंड आउट कर लिया। सेकेंड हम लेते हैं जैसे कि HCl, तो हाइड्रोजन का मास तो 1 है, क्लोरीन का मास कितना होता है? यहाँ पे क्लोरीन वो है जो रूल को फॉलो नहीं करता था, ट्रिक को फॉलो नहीं करता था, तो कितना होता है क्लोरीन का मास? 35.5। तो यहाँ पे लिखूंगी मैं 35.5, तो टोटल हो जाएगा ये 36.5U। ये हमने HCl का मास निकाला है। ये भी सारी चीजें बहुत बेसिक चल रही हैं। ठीक है, उसके बाद अभी 2-3 एग्जाम्पल और कर लेते हैं इसके हम। थर्ड में ले लेती हूँ, यहाँ पे हम ले लेते हैं NaCl। तो सोडियम का कितना होता है? 23 प्लस क्लोरीन का होता है 35.5, तो कितना हो जाएगा? 0.5, यहाँ पे 8 and 5, तो 58.5U। ये हमारा हो जाएगा NaCl का मास। फोर्थ हम ले लेते हैं H2SO4। H2SO4, तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का मास तो 1 होता है, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है इसीलिए यहाँ पे क्या करेंगे हम? 2 की मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो 1 into 2 प्लस सल्फर का मास होता है 32, यहाँ पे आएगा सल्फर 32। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन तो है, पर कितने ऑक्सीजन है? टोटल 4 ऑक्सीजन है, और एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 16, और क्योंकि 4 है तो यहाँ पे हो जाएगी 4 की मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 प्लस 32 प्लस 16 into 4 64। अब हम करेंगे इसको ऐड, तो कितना हो जाएगा? 4 प्लस 4 8, ठीक है, एंड 6 प्लस 3 9। तो H2SO4 का जो एटॉमिक मास होगा वो हो जाएगा 98U। क्लियर है? तो यहां से हमने सीखा है मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट है हमारा आयन। जब मैं आपको वैलेंसी सिखा रही थी तब मैंने आपको बताया था पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बारे में, वही है आयंस। आयंस का बेसिकली मतलब होता है कि एक एलिमेंट पे या फिर एक कंपाउंड पे कितना चार्ज प्रेजेंट है, चार्ज प्रेजेंट ऑन पार्टिकल्स। ठीक है, इसमें एक एटम भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है। अब ये जो चार्ज होते हैं ये 2 टाइप के चार्ज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। एक है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसे हम बोलते हैं कैटायन, और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं एनायन। इसका एग्जाम्पल क्या है? देखो कैटायन कैसे बनेगा? एक एलिमेंट में से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, ठीक है, यानी कि उसमें से एक नेगेटिव पार्ट निकल गया, तो वो कैसा फील करेगा? वो पॉजिटिव फील करेगा, तो वो बन जाएगा कैटायन। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे सोडियम ने अपने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया था स्टेबिलिटी के लिए, ताकि उसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाए, तो यहाँ पे सोडियम पे आ जाएगा +1 का चार्ज, तो Na पॉजिटिव। ठीक है,
और अगर हम और एग्जांपल ले तो जैसे लिथियम है, लिथियम के पास होते हैं टोटल 3 इलेक्ट्रॉन। इसको अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, तो ये भी बन जाएगा Li पॉजिटिव। और के एग्जांपल है अभी हमने देखे थे मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम ने क्या किया था, अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए थे, तो यहाँ पे आ जाएगा Mg2 पॉजिटिव। तो ये सारे के सारे कीटायन हैं जिन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है। इसके बाद आते हैं अनाइंस। अनाइंस क्या होंगे, जो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, यानी कि उसने अगर नेगेटिव एंटिटी ले लिया है तो वो खुद भी नेगेटिव हो जाएगा। जैसे कि क्लोरीन, Cl पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। फ्लोरीन जो होता है वो भी नेगेटिव हो जाएगा। इसके भी लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी से लिया, यानी कि नेगेटिव एंटिटी इसने अपने शेल के अंदर लिया, तो ये खुद भी नेगेटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा फ्लोरीन। तीसरा है एक एग्जांपल ऑफ OH नेगेटिव, यानी कि हाइड्रोक्साइड, तो ये भी नेगेटिव है, तो ये भी हमारा एनायन हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो ये है टेबल जहां पे आपको पता है कि किस पे कितना चार्ज होता है और कितना पॉजिटिव या फिर कितना नेगेटिव चार्ज है। ये भी 9th की बुक से लिया गया है, पर आपको 10th में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा ये। जैसे सोडियम, अभी हमने देखा था Na पॉजिटिव, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया है, जब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये पॉजिटिव फील करेगा। वैसे ही पोटेशियम है K पॉजिटिव, सिल्वर Ag पॉजिटिव, कॉपर Cu पॉजिटिव। कॉपर के यहाँ पे 2 है, कॉपर पॉजिटिव एंड कॉपर 2 पॉजिटिव। वैसे ही आयरन होता है, आयरन 2 पॉजिटिव एंड आयरन 3 पॉजिटिव, तो आपको दोनों के बारे में पता होना चाहिए। मैग्नीशियम है 2 पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, जिंक 2 पॉजिटिव, आयरन 2 पॉजिटिव, और देखो यहाँ पे है आयरन 3 पॉजिटिव। ऐसे ही कॉपर पॉजिटिव था एंड कॉपर 2 पॉजिटिव है। एल्यूमिनियम का 3 पॉजिटिव होता है। ये पूरा टेबल आपको लर्न होना चाहिए। इसके बाद है हाइड्रोजन। देखो एक है हाइड्रोजन और एक है हाइड्राइड। हाइड्रोजन कब है, जब उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, H पॉजिटिव बन गया तो हाइड्रोजन है। लेकिन उसने जब एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए, तो हम उसको बोलते हैं हाइड्राइड। तो यहाँ पे हमारा H नेगेटिव बन गया हाइड्राइड। क्लोरीन का भी हमने देखा था Cl नेगेटिव, ब्रोमीन का Br नेगेटिव, आयोडीन का I नेगेटिव, ठीक है। अब है ऑक्साइड, यानी कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का होता है 2 नेगेटिव। 2 नेगेटिव कैसे, लास्ट शेल में उसके होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए उसको सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो 2 यानी कि 2 नेगेटिव एंटिटी उसने गेन किया है, तो 2 बार उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कि उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम 2 नेगेटिव से। तो यहाँ पे आ गया 2 नेगेटिव। सल्फाइड है यानी कि सल्फर है, सल्फर पे आता है हमारा, सल्फाइड पे 2 नेगेटिव, नाइट्राइड पे 3 नेगेटिव, ठीक है। ऐसे ही अमोनियम, अब ये सारी की सारी क्या है, कंपाउंड है। अमोनियम पे NH4 पॉजिटिव है, हाइड्रोक्साइड का भी हमने देखा OH नेगेटिव होता है, नाइट्रेट का है NO3 नेगेटिव। यहाँ पे एक आता है हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड कार्बोनेट। जहाँ पे हाइड्रोजन कार्बोनेट आता है वो उसका फॉर्मूला क्या होगा, HCO3 नेगेटिव। हाइड्रोजन कार्बोनेट इज HCO3 नेगेटिव। और अगर सिर्फ कार्बोनेट आता है तो वो होगा CO3 2 नेगेटिव, ठीक है। तो इस दोनों में डिफरेंस याद रखना, हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल सकते हैं या फिर हम उसको बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक नाम लिखा हुआ आ सकता है। तो देखो हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट का HCO3 नेगेटिव, एक ही नेगेटिव चार्ज होता है। वहीं अगर कार्बोनेट की बात करें तो CO3 2 नेगेटिव चार्ज है। सल्फाइड और सल्फेट में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। कभी कभी दोनों कंपाउंड के फॉर्म में आ सकते हैं, किसी के साथ भी अटैच हो सकता है सल्फाइड या फिर सल्फेट। तो सल्फाइड में होता है हमारा SO3 2 नेगेटिव, वही सल्फेट में होता है हमारा SO4 2 नेगेटिव। सिर्फ 3 और 4 का डिफरेंस है, चार्ज दोनों में बराबर है। फिर आता है हमारा फॉस्फेट, तो फॉस्फेट का क्या है, PO4 3 नेगेटिव। ये सारे के सारे एलिमेंट्स के जो चार्जेस हैं या फिर कंपाउंड के जो चार्जेस हैं, ये अगर आपको लर्न हुए तो फर्स्ट चैप्टर में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही है, बाकी नेक्स्ट क्लास से तो हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर ही रहे हैं, तो आप लोग टाइम से आना, फर्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू मैम।